सबको नमस्कार, आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के 6th लेक्चर में। वैसे तो आज हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर शुरू करने वाले थे, लेकिन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन को थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा और साथ में हमें सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को समझना पड़ेगा। तो पहले आज उसी को कवर करते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए तो सबसे पहले हम अभी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेप्टर किस तरह का होता है और कैसे वो ड्रग से इंटरेक्ट करता है। पिछले क्लास में हमने कवर की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं इसको, ताकि आपको ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आए। जैसे कि सबसे पहली बात ये है कि जो रिसेप्टर रहता है ना, कोई भी रिसेप्टर, उसमें दो डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स या आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझने की, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और दूसरा होता है इफेक्टर डोमेन। मतलब कोई भी लिगेंड जो है वो रिसेप्टर के जिस हिस्से पे बाइंड करेगा, जिस डोमेन पे बाइंड करेगा, ये आके उसको कहेंगे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। लेकिन एक दूसरा डोमेन है इफेक्टर डोमेन, जो एक्चुअल में इफेक्टर सेल को सिग्नल देगा इफेक्ट शो करने का। पिछले लेक्चर में बात हुई थी इफेक्टर और रिसेप्टर में क्या फर्क है। बात हुई थी कि रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो लिगेंड के साथ बाइंड करना, दूसरा इफेक्ट को इनिशिएट करना। तो इफेक्ट को इनिशिएट करने का जो काम है वो एक्चुअल में रिसेप्टर के इफेक्टर डोमेन का है। होगा क्या कि लिगेंड जब यहाँ बाइंड करेगा, तो इस बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में इफेक्टर डोमेन में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, कुछ फंक्शनल चेंज आएगा, जिसको हम कह रहे थे कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। अगर ये फंक्शनल चेंज आएगा तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी। और ये लिगेंड से इसकी बाइंड करने की जो एबिलिटी है, इसको हम कह रहे थे एफिनिटी। ठीक, तो ये है एफिनिटी कि यहां से ये बाइंड कर पाए। लेकिन इसके बाइंड करने के बाद इफेक्टर डोमेन में कोई फंक्शनल चेंज आएगा तो कहेंगे कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। तो इस तरह से पहली बात तो रिसेप्टर में दो डोमेन्स रहते हैं, दो डोमेन्स रिसेप्टर में रहते हैं। ठीक है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और इफेक्टर डोमेन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है आज का। दूसरी बात कि ये जो लिगेंड है, ये कोई एंडोजीनस सब्सटेंस भी हो सकता है। एंडोजीनस मतलब जो बॉडी के अंदर बनता है, बॉडी के अंदर का नेचुरल सब्सटेंस है, या फिर कोई एक्सोजीनस सब्सटेंस भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्लास में ही ड्रग की डेफिनेशन में ही हमने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ड्रग एक्चुअल में एक एक्सोजीनस सब्सटेंस है। ठीक है, तो जिन रिसेप्टर्स को एंडोजीनस सब्सटेंसेस यूज करते हैं, उन्हीं रिसेप्टर को ड्रग्स भी टारगेट करते हैं, ताकि वो उन एंडोजिनस सब्सटेंसेस का, एंडोजिनस लिगेंड्स का एक्शन या तो कर पाए। अगर हो ना रहा है तो उसको कहेंगे कि ये ड्रग एगोनिस्ट है। अगर वो एक्शन को हम रोकना चाहते हैं, वो एक्शन ज्यादा हो रहा है, उसको डिप्रेस करना चाहते हैं, उस एक्शन को रोकना चाहते हैं, तो ये हमारा ड्रग उस लिगेंड को यहाँ बाइंड ना करने दे, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन ना कर पाए, तो उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट। तो इस तरह से पिछली क्लास का थोड़ा सा जो टर्म्स हमने पढ़ी थी उसको हमने रिव्यू किया है कि लिगेंड क्या है, एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है। अब एक एंडोजिनस सब्सटेंस का एग्जांपल लेके हम थोड़ा सा समझते हैं कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। एग्जांपल मैं ले रही हूँ वैसोप्रेसिन का। वैसोप्रेसिन हम सब जानते हैं कि एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है। उसके बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। रिलीज होता है मतलब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद अब रिलीज होने के बाद इसका एक्शन होगा, लेकिन इसका एक्शन हर टिश्यू पे तो है नहीं, इसका एक्शन है किडनीज पे। किडनीज में, नेफ्रॉन्स में। ठीक, नेफ्रॉन्स में इनका, नेफ्रॉन में भी एग्जैक्टली कहा, कलेक्टिंग डक्ट में, ये जो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट रहता है, इनके सेल्स में, इसके भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स नाम के एक सेल्स होते हैं, उन सेल्स पे एक्चुअली वैसोप्रेसिन का फंक्शन होता है। तो यहाँ हाइपोथैलेमस में ये सिंथेसाइज हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हुआ, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। लेकिन ये हर किसी रिसेप्टर पे तो बाइंड कर नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसकी एफिनिटी
कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के लिए है और उन रिसेप्टर्स को हम कह रहे हैं V2 रिसेप्टर्स। तो वैसोप्रेसिन जो है वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है? V2 रिसेप्टर पे, मतलब V2 रिसेप्टर के लिए वैसोप्रेसिन की एफिनिटी है। अब वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसका एंटी डायूरेटिक एक्शन है। मतलब कि और सिंपल करें तो वैसोप्रेसिन का एक्चुअल में फंक्शन क्या है कि वाटर की री एब्जॉर्प्शन कराना, यूरिन से वाटर की री एब्जॉर्प्शन कराना, मतलब वाटर लॉस को रोकना। टिब्यूल में जितना भी वाटर है यूरिन के साथ वो सारा लॉस ना हो जाए, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, वो इसका फंक्शन है वैसोप्रेसिन का। तो ये फंक्शन एक्चुअली होगा कैसे ये देखना है। तो ये रिलीज हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यहाँ पे ये वाले सेल्स ने ये काम करना है। तो होगा ये कि इसको थोड़ा जूम करते हैं, मान लेते हैं ये है कोई कलेक्टिंग डक्ट की प्रिंसिपल सेल जहां पे एक्चुअली रिसेप्टर्स हैं वैसोप्रेसिन के। तो ये है रिसेप्टर, ठीक। अब वैसोप्रेसिन रिलीज हो गया, ब्लड में घूम रहा है, लेकिन जहां इसके रिसेप्टर्स हैं वहां ये बाइंड कर जाएगा। तो वैसोप्रेसिन जो है यहाँ बाइंड कर जाएगा। अब वैसोप्रेसिन के यहाँ बाइंड करने के कारण इस सेल में कुछ, पहली बात तो ये कि लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे ये बाइंड करेगा, सॉरी, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे ये बाइंड करेगा। ये वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। और उसका जो दूसरा पार्ट है इफेक्टर डोमेन, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसके इफेक्ट में एक्चुअली ये सेल वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगी। तो पॉइंट ये है कि जब तक इस सेल को वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअल में जिसको हम क्या कह रहे हैं लिगेंड, या फिर इसको क्या कह रहे हैं सिग्नल मॉलिक्यूल, तो जब तक ये सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा नहीं, जहां से भी ये रिलीज होता है, जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है वाटर रीएब्सॉर्प्शन का। उस सिग्नल का फॉर्म क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। वो सिग्नल क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो वो सिग्नल जब आएगा तब जाके वाटर रीएब्सॉर्प्शन होगी। तो ये सेम प्रोसेस को यूज करते हैं ड्रग्स, कि मान लो कि हमें वैसोप्रेसिन का एक डेस्मोप्रेसिन करके एक सिंथेटिक सब्सटेंस रहता है, वैसोप्रेसिन का ही फॉर्म है वो। तो मान लो एंटी डायरेटिक एक्शन अगर चाहिए और वैसोप्रेसिन का एक्शन नहीं मिल रहा बॉडी में किसी भी रीजन से, तो डेस्मोप्रेसिन जो है वो हमारा ड्रग है, ठीक है। तो वो डेस्मोप्रेसिन जो हमने एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस है वो, और हमने वो बाहर से दिया, वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद उसने एग्जैक्टली उन्हीं रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, इन्हीं रिसेप्टर पे लगेगा डेस्मोप्रेसिन, और सेम यही काम करेगा जो वैसोप्रेसिन करता है। तो हम कहेंगे कि डेस्मोप्रेसिन इज एगोनिस्ट ऑफ वैसोप्रेसिन या वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स। तो जिस तरह से ये एंडोजेनस सब्सटेंस की क्यों समझी हमने इंटरेक्शन रिसेप्टर से, क्योंकि सेम तरह की इंटरेक्शन रहती है ड्रग की। तो ये है कुछ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। टाइप ऑफ रिसेप्टर से पहले हमें इसकी बात करनी चाहिए। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टर्म या इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए रिसेप्टर के टाइप्स पढ़ने से पहले, ताकि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को हम समझ पाए, वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो फार्मा की किताब खोलेंगे और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ना चाहेंगे तो बार बार एक टर्म आएगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसड्यूसर पाथवे। इस तरह से ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये है क्या, ट्रांसड्यूसर पाथवे या सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है। तो शब्दों पे जाते हैं। सिग्नल तो हम समझ गए कि सिग्नल एक्चुअली सिग्नल मॉलिक्यूल है, मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल द्वारा लाया जाने वाला सिग्नल या मैसेज है ये, कि जो भी इफेक्ट होना है, जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना है, उसका मैसेज है ये। जब तक ये मैसेज नहीं आता तब तक वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्चुअली होता नहीं है। तो उस सिग्नल की ट्रांसडक्शन करने की बात कर रहे हैं। ट्रांसडक्शन क्या शब्द होता है अब, या ट्रांसड्यूसर क्या शब्द होता है। तो जैसा फिजिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं और इतना हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ट्रांसड्यूसर का एक्चुअली मतलब होता है कि एनर्जी के फॉर्म को बदल देना, मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक। तो मतलब कुछ कन्वर्जन करना है, कुछ कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है उसका रूप एनर्जी का। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये है
कि सिग्नल को बदल देना। किस चीज में बदल देना? पर सिग्नल को ट्रांसड्यूस करके क्या बना देना? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूसर पाथवे का मतलब ये है कि आने वाले सिग्नल को, जो भी सिग्नल रिसीव करता है रिसेप्टर, जो भी सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके जिस रिसेप्टर जिस सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, तो उस सिग्नल मॉलिक्यूल की बाइंडिंग के बाद उस सिग्नल को एक्चुअली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे बनाया जाता है, ये जो बीच का प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर पाथवे। मतलब अगर अपना यही पुराना एग्जाम्पल लें, तो वैसोप्रेसिन या उसका एगोनिस्ट डेस्मोप्रेसिन, कोई भी जब इस रिसेप्टर पे लगता है, तो इफेक्टर डोमेन में जो भी चेंज आते हैं, उसके बाद वाटर की रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो इसके यहाँ बाइंड करने और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाने के बीच का जो प्रोसेस है, उसको एक्चुअली क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूसर पाथवे। और सिग्नल ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूसर पाथवे को अगर सिंपल फॉर्म में समझना हो कि ट्रांसड्यूसर पाथवे है क्या, तो एक और तरीका है समझने का कि जो हमने पढ़ा है वैसे फिजियोलॉजी में भी, जिसको हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन मतलब एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा है कि कोई एक सेल रिलीज करेगा सिग्नल मॉलिक्यूल को, जैसे जो एग्जांपल हमने लिया उसके केस में वो सेल क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेल्स, जो एक्चुअली वैसोप्रेसिन को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये वैसोप्रेसिन को कम्युनिकेट करना है किस सेल के साथ? किडनी के प्रिंसिपल सेल के साथ। प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? वो ऐसे ही तो होगा, ये वैसोप्रेसिन को रिलीज करेगा। तो इस कम्युनिकेशन को ऐसे भी मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट मैसेंजर नाम की कोई चीज जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड करती है। फर्स्ट मैसेंजर्स किस पे बाइंड करते हैं? रिसेप्टर पे। तो फर्स्ट मैसेंजर्स एक्चुअली क्या है? जिनको भी हम लिगेंड्स कह रहे हैं या सिग्नल मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो लिगेंड्स या सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो है फर्स्ट मैसेंजर्स। वो बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर्स जब बाइंड करेंगे सिग्नल को, उसके बाद वो रिलीज करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स या सेकंड मैसेंजर्स। अभी जो टर्म है ना सेकंड मैसेंजर्स, ये आपने बहुत बार बॉटनी के चैप्टर्स में सुनी होगी। बहुत से सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे जो भी हम पढ़ते थे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स, ये सब जो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जो भी साइकिल्स एंड ऑल, उनमें हमें बार बार सेकेंडरी मैसेंजर्स देखने को मिलते थे। एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको याद आ जाएगा, जैसे साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी का नाम तो सुना ही होगा आपने अभी तक। तो साइक्लिक एएमपी एक्चुअल में एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो साइक्लिक एएमपी एक्चुअली रिलीज कब होता है? जब कोई ना कोई रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स इनको कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने दे दिया। फर्स्ट मैसेंजर जो कि लिगेंड और या सिग्नल है, वो आके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। रिसेप्टर सेकंड मैसेंजर्स रिलीज करेगा और वो सेकंड मैसेंजर्स आगे चल के किसी भी तरह बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स, क्योंकि बताना जरूरी था, क्योंकि जब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर्स भी टर्म आएगी। लेकिन आगे चल के पता चलेगा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स वाला स्टेप है ना, ये जो मैंने बनाया, ये क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं इसको, सिग्नल ट्रांसडक्शन की। ठीक, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर वाला स्टेप है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सारे रिसेप्टर्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को करने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिलीज नहीं करते। कुछ रिसेप्टर्स सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स बिना सेकेंडरी मैसेंजर्स के ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं किसी और तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेंजर्स, रिसेप्टर, सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये टर्म्स थोड़ी सी पता हो, थोड़ा सा हमें इनका अंडरस्टैंडिंग रहे। मतलब ये चीजें मैंने जो भी बताई, ये कुछ नई चीज नहीं है, सब पुराना ही है, बट ये रिवीजन आप समझ सकते हैं कि जरूरी था इसका, ताकि हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ पाए। क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो है ना, सबसे मेन वो एक्चुअली सिग्नल ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूसर पाथवे के बेसिस पे मेन टाइप्स, 5 टाइप्स रिसेप्टर्स के डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स।
थैंक यू।